घंटी बजाओ में आज आप देखेंगे कैसे कुदरत की मार के आगे इंसान को उसके हाल पर छोड़ देती है सरकार। बारिश की वजह से अपने देश का पूर्वोत्तर हिस्सा बदहाल है। हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ पलायन को मजबूर हैं। अपने ही घर से बेघर होकर दाने दाने को तरस रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग। लेकिन सरकार और इस तंत्र को इससे क्या फर्क पड़ता है? हर साल इन इलाकों के लोग ऐसी ही त्रासदी झेलने को अभिशप्त हैं, लेकिन सरकार के पास लोगों को इससे बचाने के लिए कोई दूरगामी योजना नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि इंसान कुदरत के कानून को बदल सकता है, लेकिन अगर पहले से तैयारी कर ली जाए तो इस आपदा के असर को तो कम किया ही जा सकता है। तो घंटी बजाओ की यह पड़ताल आप देखिए और प्रकृति की मार के आगे इंसान को बेबस हाल में छोड़ देने वाली सरकारों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयजि शीतलाम। मां भारत के लाल क्यों है बेहाल? मलय हवा से शीतल शस्य श्यामल धरा क्यों मटमैली हो जाती है? क्यों पड़ती है हर साल कुदरत की मार? क्यों बहने लगते हैं मकान, जाने लगती है जान? करोड़ों उम्मीदें हैं, लाखों सवाल हैं, हम कब होंगे कामयाब? होंगे कामयाब एक दिन। कुदरत के कहर की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। पानी के वेग में कहीं स्कूटर बहा तो कहीं बह गया ट्रक। मीलों तक पानी के नीचे है खेत। बर्बादी बरसने के बाद बाढ़ ने दिया है दर्द और बाढ़ से बचाने में नाकाम हुए सिस्टम को बेबसी से देख रही है जनता। एक राज्य नहीं, 3 राज्यों से आई तस्वीरें लोगों की परेशानी बता रही हैं। असम के 33 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मेघालय में भी बाढ़ का कहर है। वहीं बिहार में कोसी का जलस्तर भी चढ़ना शुरू हो गया है। तीनों राज्यों की ये तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं। क्यों हर साल होती है बाढ़ से तबाही? क्यों बाढ़ से बचाने का इलाज नहीं खोजा जाता? क्या ये तबाही मजबूरी है या लापरवाही? पानी की ये आवाज आपको दहशत में डाल देगी। जरा सोचिए उन लाखों लोगों पर क्या बीत रही होगी जो कुदरत के इस कहर को लगातार देख रहे हैं। असम का हाल देख लीजिए। 32 जिले प्रभावित, 5424 गांव पर असर, करीब 48 लाख लोग बाढ़ पीड़ित, 1,13,000 हेक्टेयर के खेत डूबे, कुल 2,31,000 लोग विस्थापित, करीब 1400 राहत शिविर बनाए गए, 5,232 मवेशी बहे। आंकड़े बता रहे हैं कि एक बार फिर कुदरत के कहर के आगे सरकारें लाचार नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो बीते हफ्ते में अब तक 131 लोगों की जान जा चुकी है। बारिश के बाद दो तरफ कहर ने लोगों की जान ली है। बारिश के बाद आई बाढ़ और बारिश के साथ लैंडस्लाइड ने ऐसा अटैक किया कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ये असम के ही सिलचर की तस्वीरें हैं। पानी अपनी ही राह चल रहा है। शहरों की सड़कों पर भी झड़ने की आवाजें आ रही हैं।
लोग घुटने तक पानी में चलने को मजबूर हैं। दुकानों के अंदर पानी घुस चुका है, जिससे कार पानी में डूबी नजर आ रही है। ये तस्वीरें नगांव जिले की हैं, जहां सड़क और खेत सब पानी के नीचे हैं। पानी आया है और सारा नगांव टाउन डूब गया है। अभी जो नगांव टाउन का वार्ड है, वार्ड में भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 वार्ड अभी पानी का नीचे पड़ा हुआ है। बंगाई गांव में इस मासूम की आवाज को सुनिए, जो अपने परिवार के साथ बाढ़ के बीच फंसा है। तख्त पर ही खाना बना रहा है, क्योंकि नीचे की जमीन पर सिर्फ पानी ही पानी है। या इन 3 मासूम बच्चों को देखिए, जो बाढ़ के बीच खाने की तलाश में जान खतरे में डालकर निकल पड़े हैं। लेकिन राहत में लगे लोगों के पास बाढ़ की विभीषिका की अपनी ही कहानी है। कहीं मेघालय की इन तस्वीरों में आपको भूस्खलन की खौफनाक कहानी दिखाई देगी। मेघालय के पूर्वी जैंतिया हिल्स जिले में सोनपुर सुरंग एक बार फिर भूस्खलन की चपेट में आ गई। यहाँ भूस्खलन में सड़कें बह गईं, गाड़ियां भूस्खलन में धंस गईं। इससे पहले भी यहाँ भूस्खलन के चलते बड़ा हादसा हुआ था। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने भी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हाल जाना। मेघालय में अब तक 27 मौत हो चुकी है। पश्चिमी गारो हिल्स का ये पुल पानी के बहाव में बह गया था। अब इसका आधा हिस्सा ही तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। भारी बारिश के चलते पहाड़ों में जगह जगह इस तरह के झरने नजर आने लगे हैं। वहीं बिहार में कोसी का जलस्तर पिछले 20 दिनों से बढ़ने लगा है। बढ़ते जलस्तर के साथ बढ़ रहा है कटाव, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सलानी में जो है बांध टूट गया या रोड टूट गया, आने जाने में बहुत दिक्कत हम लोग को है। ये रोड है जी, रोड है ये। तो कोसी आया हुआ जो पूरा जो रोड जो है तहस नहस हो गया, इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ तो 1000 की आबादी है, परेशानी बढ़ जाएगी। जी परेशानी बढ़ जाएगी। 3 राज्यों की ये 3 तस्वीरें सीधे सवाल पूछ रही हैं। हम तभी क्यों जागते हैं जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है। सवाल ये है, जब सरकारों को पता है कि बाढ़ हर साल आनी है, तो उसे रोकने का या फिर उसका नुकसान कम करने की तैयारी क्यों नहीं होती। पुरानी कहावत है, जाके पैर ना फटे भी भाई, वो क्या जाने पीड़ पर आई। बिन दर्द के भागीदार बने उस दर्द को आप समझ नहीं सकते। इसीलिए एबीपी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल पहुंची असम के बाढ़ प्रभावित कामरूप जिले में, जहां ब्रह्मपुत्र नदी के रौद्र रूप ने तबाही मचाई हुई है। बाढ़ हर वर्ष आती है। असम के लिए ये जितनी जरूरत है उतनी ही विपदा का विषय भी है। क्यों बाढ़ का दर्द सहने को मजबूर है असम? सिस्टम की नाकामी जनता क्यों सहे? कामरूप हाईवे पर आते ही दिखाई देती है बेबस चेहरे और लाचार निगाहें। पानी में डूबे अपने घर के सामने सड़क पर ही तंबू लगाकर खाना बनाने का दर्द कोई 50 साल की सविता से पूछे। सरकार की दी हुई राहत सामग्री से पेट तो भर रहा है, लेकिन मन अपने घर पर ही अटका है। पानी आग লৈছে থাকিব জায়গা আৰু দংকলটো পুৰা কবাৰ আহাই তল গৈছে লেট্ৰিঙত খোজ কৰিব নোৱাৰি হয় যাবাই নোৱাৰি। अपने ही घर के सामने की सड़क पर बैठकर अपने ही मकान के सामने जब अब खाना बनाना पड़े तो उसमें कितना कष्ट हो सकता है, वो कोई उस व्यक्ति से पूछे जो राहत शिविर अपने घर के सामने ही बनाकर बैठा है। उस घर के सामने जो एक ज़माने में सपना रहा है बनाने का, और आज बनने के बाद पूरी तरह से पानी में डूब गया है और साथ ही डुबो ले गया है उन हज़ारों करोड़ों सपनों को जो उस घर में बैठ के देखे गए थे। लेकिन ये कभी नहीं सोचा गया था कि अपने ही मकान के सामने सड़क पर बैठकर खाना बनाना और खाना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही कर दिया है इस असम की बाढ़ ने इस वर्ष। सविता की तरह लाखों परिवार हैं जो इस वक्त अपने घर को देखकर आंसू बहा रहे हैं। अभी तक पानी नहीं सो रहा है। आज 5 दिन हो गया, 5 दिन तक ऐसे ही पानी है। बहुत प्रॉब्लम से हम रहा है। अभी क्या करेंगे हम लोग मालूम भी नहीं है। 2 दिन भी खाना नहीं खाया। यहीं से सवाल खड़ा होता है, आखिर हर साल ये नौबत क्यों आती है? जनता सीधे सवाल पूछ रही है कि नेताओं का काम क्या सिर्फ अधूरी राहत सामग्री पहुंचाना है?
नेता तो आते हैं लेकिन सिर्फ देख के जाते हैं और कहते हैं कि कुछ मदद करेंगे, और थोड़ा थोड़ा करते हैं। रोज़ आते हैं, रोज़ नहीं आते, थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, लेकिन सब कुछ तो नहीं सॉल्व हो जाता है ना। हमारी पड़ताल में हमें दिखा ये वो लोग हैं जिन्हें हाईवे पर तिरपाल में ठिकाना मिल गया। अधूरी ही सही लोगों तक कुछ खाद्य सामग्री पहुंच रही है, लेकिन असम के 32 जिले बाढ़ पीड़ित हैं। 5400 गांवों पर बाढ़ का कहर है और करीब 42 लाख लोगों पर सीधा असर पड़ा है। इन लोगों तक राहत पहुंचाने में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस भी लगी है, लेकिन ये काम आसान नहीं। इसी की झलक मिली जब सेना की राहत टुकड़ी के साथ संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने सफर किया। इस समय मैं हूं कामरूप और रंगिया के बीच में, जहां पर करीब 10 फुट पानी है इस समय खेतों में। ये खेत का इलाका है, लेकिन खेत आपको दिखेंगे नहीं। दूर दूर तक अगर आपको कुछ दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ पानी। इतना पानी, इतना अथाह अंबार असम के इतिहास में बहुत कम हुआ है, खास तौर से जून के महीने में। यहाँ से लेकर वहाँ तक लाखों हेक्टेयर किलोमीटर की जमीन इस समय इसी तरह से जलमग्न है, और जलमग्न होने की वजह से खेतों का पूरा नुकसान हो चुका है, फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। कामरूप के हाजो सर्किल में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार बोट पानी में उतर रही है, लेकिन यहाँ कई तरह की मुसीबत है। बाढ़ में फंसे होने के बाद भी लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। कई ऐसे मकान टूट गए हैं, बह गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं गांव में जो रहते हैं गांव में, लेकिन अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। उसके 2 कारण होते हैं। पहला ये कि उनके साथ घर के अलावा कुछ और होता नहीं है, जिसकी वजह से वो घर छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। और ये बड़ी चुनौती होती है सेना के लिए और बाकी सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, उनको वहाँ से लेकर सुरक्षित स्थान पर लेकर आना। और दूसरी बड़ी बात होती है कि मवेशी ऐसे बहुत सारे होते हैं जो परिवार का सदस्य बन जाते हैं इन गांव वालों के लिए, और वो भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में उनको लेकर सुरक्षित स्थान पर आना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। गांव के अंदर बने कच्चे पक्के मकानों तक पहुंचना सेना के जांबाजों के लिए भी आसान साबित नहीं हो रहा। सेना की मोटर बोट कभी तार में फंसती है, कभी पेड़ों की टहनियों में, कभी बेल ही राहत कार्य पर लगाम लगा देती है। ऐसे में मोटर बंद होती है और चलाने पड़ते हैं चप्पू। खेतों में जब 8 फुट 10 फुट पानी भर जाता है तो उसके बाद नाव का चलना भी असंभव हो जाता है, लेकिन आर्मी उसे भी संभव कर दिखाती है। दरअसल होता क्या है, मोटर बोट में इस तरह से बार बार कभी पेड़ फंस जाते हैं, कभी यहाँ पर जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं वो फंस जाती हैं, जिसकी वजह से मोटर बोट में हर 15-15 मिनट पर इसको इस तरह से साफ करना पड़ता है। और साफ करने के बाद उस दौरान वहाँ से नाव निकालने के लिए इस मोटर बोट को चप्पू के जरिए बाहर निकाला जाता है। छोटी नाव जैसे यहाँ पर जो चलती हैं आप देख रहे हैं, इस नाव की एक खासियत होती है कि इसमें लोगों की संख्या जो है वो कम होती है, गति कम होती है, स्पीड कम होती है, लेकिन सामान भी उस पर कम जाता है, और ये लोग अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, खास तौर से इन इलाकों में जहाँ पर कई इलाकों में मछली की खेती भी होती है। लेकिन इस इलाके में जब रेस्क्यू ऑपरेशन का काम होता है तो न थकना है और न रुकना है, और इसी के जरिए अपना काम भी चलाते रहना है। मोटर बंद होने पर बाढ़ के पानी में चिलचिलाती धूप में चप्पू चलाना आसान नहीं, लेकिन लोगों को बचाने के लिए ये करना मजबूरी है। कई किलोमीटर के सफर में अगर कहीं कोई सुरक्षित जगह दिखी तो वो था इलाके का अस्पताल, जिसका कुछ हिस्सा पानी के नीचे था, लेकिन अब यही पक्की इमारत शरण स्थली के साथ साथ राहत सेंटर बनी हुई है। इस हॉस्पिटल में आलम यह है कि अंदर तक पानी भरा हुआ है, कोई भी वार्ड में कहीं भी किसी भी तरह की जगह रहने लायक नहीं है। ऊपर तक पानी भरा हुआ है और पानी की वजह से ही ये दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो बाढ़ की हालात हुए हैं उसके बाद लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है जगह जगह पर रहने के लिए। इमारतों में रहकर इस समय जहाँ पर कहीं खाना बनाया जा रहा है, कहीं किचन है, अस्पताल को ही पार्टली यहाँ पर किचन में तब्दील कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि उसने बाढ़ से निपटने की तैयारी पूरी की, राहत सामग्री का इंतजाम पहले ही किया गया। अभी हमारा वो जो चावल है या दाल है, तो तेल है, सरसों का तेल है, तो इसका कमी अभी नहीं है, सफिशिएंट है हमारा, तो सफिशिएंटली आदमी लोग को दे भी रहा है। तो इसमें से कोई 2-1 लोग शायद छूट जाता है, तो कम्युनिकेशन नहीं है। ये सच है कि असम ऐसा इलाका है जो 2 घाटियों में बसा है। एक तरफ ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तो दूसरी तरफ बराक नदी घाटी।
ऐसे में अचानक पानी आने पर बाढ़ को रोकना मुश्किल हो जाता है और तब सामने आती है ये तस्वीर। लेकिन ये तो वो सच है जो सरकारों को पहले से पता है, लेकिन इसके बाद भी तैयारी अधूरी नजर आती है। बाढ़ हर वर्ष आती है। असम के लिए ये जितनी ज़रूरत है उतनी ही विपदा का विषय भी। लेकिन क्या सरकार हर बार अपनी चुनौतियों के लिए तैयारियों में पीछे रह जाती है, या फिर उसे तब समझ में आता है जब पानी कमर और सर से ऊपर चला जाता है? आखिरकार ये सरकार की नज़रअंदाजगी है या फिर बदइंतजामी का नतीजा, जो असम के लोगों को इसी तरह अस्पतालों में इलाज की जगह शरणार्थी की तरह रहना पड़ता है? कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कामरूप, असम, एबीपी न्यूज। देखिए कैसे नकारा सिस्टम किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। और जरा सोचिए, कोई कहीं नौकरी के लिए आवेदन करे और उसका सिलेक्शन हो जाए तो कायदे से कितने दिनों में उसे नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए। यह जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी कि एक व्यक्ति को 57 साल में यानी रिटायरमेंट की उम्र में नियुक्ति पत्र मिला। उस शख्स ने अपनी प्रतिभा के दम पर नौकरी तो हासिल कर ली थी, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। नतीजा, पूरा जीवन तंगहाली में गुजरा, शादी तक नहीं हो पाई। ये वो बेरोजगार युवा हैं जो अपने हक की लड़ाई के लिए पिछले 21 दिनों से इसी तरह पैदल मार्च कर रहे हैं। इन्होंने अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए 2018 में परीक्षा पास की। नियुक्ति के लिए सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भी इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला। 3 साल हो गए इन्हें उस नियुक्ति पत्र के लिए लड़ते हुए, पर सरकार और सिस्टम इनकी मांगों को लेकर अपने आंख कान बंद करे बैठा है। सवाल है, क्या वो सिस्टम इनकी आवाज भी उसी तरह दबा देगा जैसे आंध्र प्रदेश के केदारेश्वर राव के साथ किया गया? ये वो चेहरा है जिसने अपनी जिंदगी के 2 दशक सिर्फ इस इंतजार में बिता दिए कि उन्हें उनका हक मिल सके, लेकिन किसी ने उनकी परवाह नहीं की। धीरे धीरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी, बाल सफेद होने लगे, उम्र ढलने लगी। तब जाकर सोए हुए सिस्टम को उनकी याद आई और 57 साल की उम्र में उन्हें उस नौकरी का बुलावा भेजा गया जिसके लिए उन्होंने 24 साल पहले खासी मेहनत की थी। 1998 में सेकेंडरी ग्रेड टीचर परीक्षा का यह एडमिट कार्ड देखिए। इसमें केदारेश्वर राव की उस वक्त की तस्वीर भी लगी है। जिला चयन समिति की तरफ से आयोजित इस परीक्षा में केदारेश्वर राव का सिलेक्शन हो गया था। उन्हें नौकरी मिलने ही वाली थी, लेकिन नियुक्ति की फाइल पर साइन होते होते रह गए। उसके बाद साल दर साल बीतता रहा और उनकी नियुक्ति की फाइल के साथ साथ उनकी जिंदगी भी एक दस्तखत के इंतजार में बीत गई। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजी में एमए और बीएड की क्वालिफिकेशन के बावजूद केदारेश्वर राव की जिंदगी सड़कों पर कपड़े बेचते हुए बीती। उस वक्त नौकरी ना मिलने के कारण उन्होंने शादी भी नहीं की। अपना खर्च निकालने के लिए वो हर सुबह साइकिल पर कपड़ों का एक थैला रखकर बेचने निकल जाते थे। गली गली घूमकर कपड़े बेचते थे और जिस दिन बिक्री नहीं होती थी उस दिन बिना कुछ खाए पिए खाली पेट ही सो जाते थे। लगभग पूरी जिंदगी इस तरह गुजारने के बाद अब उन्हें सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी दी गई। रिटायरमेंट की दहलीज पर मिली इस नौकरी से केदारेश्वर राव खुश हैं। स्थानीय लोग भी उनकी खुशी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। पर सवाल तो यह है कि उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? नियुक्तियों को लेकर सुस्त और लापरवाह सिस्टम क्या इसके बाद भी कोई सबक नहीं लेगा? आज सुबह से शुरू हुई गहमागहमी अभी तक जारी है। जी हां, महाराष्ट्र के 30 से ज्यादा विधायक इस वक्त गुजरात के सूरत में मौजूद हैं। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की बागी नेताओं के मुखिया एकनाथ शिंदे से बात भी हुई, लेकिन मामला सुलझा नहीं। शिवसेना की सारी सहयोगी पार्टियों में बगावत की आशंका छा गई और वो अपने अपने विधायकों को बचाने में लग गए। इस पूरे मामले में अब तक गंभीर कोशिशें क्या हुई, देखिए।
मुंबई में शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के घर बाहर ये जमघट। सरकार है, शिवसेना का ही सरकार रहेगा। और इसकी वजह यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर सूरत में मौजूद शिवसेना के संकट मोचक बनकर सूरत के होटल ली मेरिडियन पहुंचे मिलिंद नार्वेकर ने बागी नेता एकनाथ शिंदे से खुद भी बात की और अपने फोन से उद्धव से भी बात कराई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। होटल से एक भी विधायक मुंबई नहीं लौटा। होटल में मुलाकात के बाद मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक होटल से निकले हुए हैं और ये देखिए आप पुलिस का वैन जो कि सड़क पर आ रहा है और इसके ठीक पीछे जो गाड़ी है उसमें मिलिंद नार्वेकर बैठे हुए, देखिए रेंज रोवर कार जिसमें मिलिंद नार्वेकर बैठे हुए हैं। ये देखिए बीच की सीट पर मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक दोनों साथ में हैं। नार्वेकर जी एक प्रतिक्रिया। नार्वेकर जी मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक इन दोनों को आप देख सकते हैं और इसमें भी कुछ शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। आइए ये देखिए मिलिंद नार्वेकर एक बार फिर से प्रयास करते हैं। मिलिंद जी कोई मिलिंद जी छिपा दो। मिलिंद नार्वेकर कार में बैठे हुए हैं और रविंद्र फाटक नजर आ रहे हैं, एमएलसी हैं। रविंद्र फाटक और मिलिंद नार्वेकर ये दोनों ही इस कार में हैं। आगे से इनकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं जो कि मीटिंग कर निकले हुए हैं। आप इन दोनों को देख सकते हैं सूरत के ली मेरिडियन होटल से निकलकर एक बार फिर से ये मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में हुई ये बगावत शिवसेना की सरकार गिरा सकती है, इस बात का अंदेशा उनसे मिलने गए शिवसेना नेताओं को भी था और उद्धव ठाकरे को भी। लेकिन एकनाथ शिंदे की शर्तों ने सभी को उलझा कर रख दिया। सूत्रों के मुताबिक बातचीत की जो जानकारी मिली वो कुछ इस तरह से है। एकनाथ शिंदे की नार्वेकर के फोन पर उद्धव से 15 मिनट बात हुई। इसमें एकनाथ शिंदे ने शर्त रखी कि बगावत तभी खत्म होगी जब शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। शिंदे ने यह भी कहा कि मैंने पार्टी विरोधी कोई कदम नहीं उठाया, फिर मुझे ग्रुप लीडर पद से क्यों हटाया गया? मेरा शिवसेना पार्टी छोड़ने का कोई विचार नहीं। मैं हमेशा बाला साहब ठाकरे का सच्चा शिव सैनिक था और रहूंगा। शिवसेना के नेता संजय राउत को लेकर भी एकनाथ शिंदे ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। राउत ने मीडिया में कहा था कि बातचीत करनी है तो मुंबई आओ, शिवसेना किसी प्रस्ताव पर बात नहीं करेगी। शिंदे ने बताया कि उनकी संजय राउत से सुबह से 3 से 4 बार बैठक हो चुकी है। व्यक्तिगत में अलग बातचीत कर रहे हैं और मीडिया में आने के बाद अलग, ऐसा क्यों? इस बातचीत के दौरान उद्धव ने शिंदे को वापस लौटने को भी कहा और अपने फैसले पर दोबारा सोचने की भी अपील की। फोन पर शिंदे से उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे ने भी बात की, लेकिन इन सब का नतीजा कुछ नहीं निकला। शिवसेना का संकट अभी भी बरकरार है। मुंबई में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। 2.5 साल की सरकार पर तीसरी बार अल्पमत में आने का खतरा मंडरा रहा है। शिवसेना के कद्दावर नेता और सरकार में मंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने जिस तरह का रुख अपनाया उससे साफ जाहिर हो रहा है शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के लिए इस बार का झटका झेल पाना बेहद मुश्किल होने वाला है। बगावत की यह पटकथा पहले से लिखी जा रही थी। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव और एमएलसी के चुनाव में इसकी झलक पहले ही दिख चुकी थी, लेकिन शिवसेना इससे जागी नहीं और अंजाम ये बगावत। तो हम चल रही है, इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें व्यक्ति नहीं। मैं समंदर को लौट कर वापिस आऊं। जो गद्दारी करता है वो खड्डे में जाता है। महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल। भूचाल के केंद्र में एक बार फिर शिवसेना। शिवसेना की सरकार को उसके अंदर उबलते ज्वार से ही खतरा। अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी सरकार? नहीं, बीजेपी ने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अभी आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं? वेट एंड वॉच कर रहे हैं। आप हैंडल विद केयर। शिवसेना के इस संकट के पीछे
बीजेपी की चाल हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में फडणवीस का ये पुराना शेर एक बार फिर अपने मायने साबित कर रहा है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। महाराष्ट्र में आया भूचाल शिवसेना समेत उसका समर्थन करने वाली हर पार्टी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। शिवसेना फिलहाल इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। एमएलए, हम नेता, सांसद सब लोग यहाँ हैं और उनके साथ रहेंगे और पूरी पार्टी जमीन पर है और रहेगी। पूरी ताकत से हम लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो हरकत की है ऑपरेशन लोटस के नाम पर, वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में कामयाबी मिली, लेकिन महाराष्ट्र में उनको ये कामयाबी नहीं मिली। शिवसेना को समर्थन देने वाली एनसीपी भी इस पूरे मामले को शिवसेना का आंतरिक मामला बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इशू है, जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर वहाँ जो गवर्नमेंट चलाई है, इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें व्यक्ति नहीं। बिल्कुल थोड़ा सा तूफान जैसा आया है महाराष्ट्र के जो है हमारे राजनीति में, मगर मैं समझता हूँ कि तूफान आता है तो तूफान कम भी हो जाता है, शांत भी हो जाता है। तो शाम तक जो है या कल तक जो है ये सारी बातें जो है शांत हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। इस बीच शिवसेना ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके ज्यादातर विधायक नहीं आए। शिवसेना ने शिवसेना भवन के बाहर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। हम इस वक्त शिवसेना भवन के सामने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी शिव सैनिक हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि शिवसेना अंगार है और बाकी सब अंगार है। लोग यहाँ पर घोषणाबाजी कर रहे हैं कि शिवसेना के लिए वो कितने लॉयल हैं और जो भी गद्दारी करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। हम लोग ओरिजिनल शिव सैनिक है। ये शिवसेना भवन है और शिव सैनिक जो है बाला साहब को मानने वाले शिव सैनिक है, वो शिवसेना बाहर है, शिवसेना भवन के बाहर है। और जो नहीं है, जो सूरत गए हैं, वो अपनी असली सूरत दिखाने के लिए सूरत गए। शिवसेना के ऊपर बहुत लोगों ने बड़े बड़े पद यहाँ लिए हैं, तो उनको गुजरात में जाने की क्या जरूरत है? गुजरात में बैठकर मैं हिंदुत्ववादी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बोलने वाला गुजरात नहीं जाता। ये भाजपा का षड्यंत्र है। बीजेपी राज्य से लेकर केंद्र स्तर तक इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। राज्य में बीजेपी इशारा दे रही है कि शिवसेना की सरकार अब अंतिम सांसें गिन रही है। जब फल पकता है तो उसको गिराने के लिए अलग प्रयत्न नहीं करने पड़ते। अब फल कच्चा है। महाराष्ट्र का राजनीतिक भूचाल अभी शुरू हुआ है। शिवसेना क्या करती है, कांग्रेस एनसीपी क्या करती है, अब इससे मतलब नहीं रहा। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी क्या करती है और शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले विधायक क्या सोचते हैं। शिवसेना के कई विधायकों के साथ शिवसेना में बगावती कदम उठाने वाले एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। यूं तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में शिवसेना के एक बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन देश अब यह जानना चाहता है कि आखिर कौन है एकनाथ शिंदे, क्या है उनका पुराना इतिहास और क्यों वो भी शिवसेना के एक दबंग नेता माने जाते हैं। एकनाथ शिंदे ठाणे से शिवसेना के कद्दावर नेता। ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की योग दिवस के दिन शिवसेना से शीर्षासन कराने वाले एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे शिवसेना के दबंग नेता रहे आनंद दिघे के शागिर्द माने जाते हैं। आनंद दिघे पर हाल ही में एक फिल्म भी थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था धर्मवीर।
शिवसेना पार्टी में बाला साहब ठाकरे के बाद आनंद दिघे सबसे बड़े कद्दावर और दबंग नेता माने जाते थे। शिवसेना में रहते हुए ही उन पर शिवसेना के एक सदस्य श्रीधर खोपकर की हत्या का आरोप लगा था, जिसकी वजह से उन पर टाडा के तहत केस चला और 2 साल तक जेल में रहे। वैसे तो हर पार्टी में उनको मानने वाले लोग थे, लेकिन शिवसैनिक ज़्यादा उनको मानते थे क्योंकि उनकी कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आनंद दिघे उसको सॉल्व करते थे। अगस्त 2001 में एक कार दुर्घटना के दौरान आनंद दिघे घायल हो गए। उन्हें ठाणे के सुनीति देवी सिंघानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान 26 अगस्त 2001 को आनंद दिघे का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, लेकिन शिवसैनिक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका यह आरोप था कि डॉक्टरों ने दिघे के इलाज में कोताही बरती। इसके बाद शिवसैनिकों ने उस पूरे अस्पताल को आग के हवाले कर दिया और वहां मौजूद मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।